Hello students, today we will start our next chapters, that is factorizations. क्लियर? आज हम हमारे लेक्चर्स के अंदर फैक्टराइजेशंस मेथड्स को स्टडी करेंगे. दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज़ द फैक्टराइजेशंस मेथड्स. क्लियर? देखिए फैक्टराइजेशंस मेथड में हमने क्या करना है, हमें फैक्टर बनाने हैं. और फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये देखिए कि जो फैक्टर है हमारे पास वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम राइट करते हैं टू और मोर देन एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट का मतलब हमें उनको मल्टीप्लाइंग की फॉर्म में राइट करना है. क्लियर? तो जो हर एक एक्सप्रेशंस होगा हमारे पास वो हमारा फैक्टर कहलाता है हमारे गिवन एक्सप्रेशंस का. सो जो फैक्टराइजेशंस हमारे पास वो एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें हम टू और मोर एक्सप्रेशंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे जो हमारी एक्सप्रेशन दे रखी होगी उसको. तो वो हमारा क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशंस कहलाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्टराइजेशंस हमारे पास वो हमारे रिवर्स प्रोसेस होती है हमारी मल्टीप्लिकेशंस का. क्लियर? यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं या एक प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे 3x इंटू 4x माइनस 5y विच इज़ इक्वल टू 12x स्क्र माइनस 15xy. देखिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं 3x 4x माइनस 5y की, हमें मिला 12x स्क्र माइनस 15xy. और जब हम इस 12x स्क्र माइनस 15xy के फैक्टराइजेशंस करेंगे तो हमें दोबारा से वही टर्म मिलेगी जो हमें मल्टीप्लाइंग करने हमने जिनकी मल्टीप्लाइंग की थी. ये देखिए 3x इंटू 4x माइनस 5y एंड सो ऑन. सो हमने क्या करना है कि जो फैक्टराइजेशंस होगा हमारे पास जब हम एक कॉमन मोनोमियल्स का फैक्टर्स करेंगे हर एक टर्म्स के अंदर, यानी कि हमें क्या करना, हमारा स्टेप फर्स्ट रहेगा उसमें गिवन एक्सप्रेशंस में से सभी टर्म्स का हमने एचसीएफ निकालना है, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो कॉन्स्टेंट टर्म है. फिर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है हर एक टर्म्स को हमारे एक्सप्रेशंस को, यानी कि एचसीएफ से. और जो गिवन एक्सप्रेशंस होगा फिर हमने उसको प्रोडक्ट में लिखना है उसके एचसीएफ के साथ, क्वोशंट्स के साथ, जो हमने सेकंड स्टेप में हमें मिला था. देखिए क्लियर होगा आपको एग्जांपल से. ये देखिए हमें फैक्टराइजेशंस करना है ईच 5x प्लस 20. ये देखिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं. देखो 5x प्लस 20 दिया हुआ है. सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर एचसीएफ लीजिए. देखो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 5 और 20 में से, तो 5 और 20 में से एचसीएफ हमारे पास आया 5. अब वेरिएबल एक टर्म में x है लेकिन दूसरी टर्म में x है ही नहीं, इसका मतलब है कि वेरिएबल में से एचसीएफ नहीं आ सकता है, या मैं ये कहूँ कि वेरिएबल्स में से कॉमन नहीं आ सकता है. सो 5x प्लस 20 में से सिर्फ 5 कॉमन आया. अब बाकी हमारे पास क्या रह गया, ये देखिए हमारे पास यहाँ, ये देखिए मैं इसने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिया, जूम कर दिया. देखो 5 कॉमन आ गया हमारे पास. 5 और 20 में से लाइक 5 इंटू क्या रहा, x. फर्स्ट टर्म देखो 5x है, 5x में से 5 कॉमन आ चुका है तो x रह गया. अब 20 में से 5 कॉमन आ चुका है. अब देखिए हम यहाँ पर हमारी प्लस में कैसे टर्म बचेगी वो देखिए. जो आपका कॉमन आया है, या मैं ये कहूँ जो हमारा एचसीएफ आया 5, उस 5 से इस 20 को डिवाइड कर दीजिए. जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 4 जा 20, तो 4 रह जाएगा हमारे पास वहाँ. क्लियर है? अब ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट देखो, जैसे 2n स्क्र प्लस 3n दिया हुआ है हमारे पास. अब यहाँ देखिए, अब इसी तरह 2n स्क्र प्लस 3n में से n कॉमन आ रहा है दोनों में से, या मैं ये कहूँ कि n एचसीएफ है हमारे 2n स्क्र का और 3n का. तो n कॉमन आ गया अब इसमें, लेकिन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है क्योंकि 2 और 3 में से कोई भी कॉमन नहीं आ सकता है. क्लियर? या मैं ये कहूँ कि इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, ओनली 1 ही बनता है, तो 1 हमें लिखने की नीड नहीं है. तो n इंटू में क्या रहा, देखो 2n प्लस 3 रहा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 2n स्क्र था, एक n आपका कॉमन आ चुका है इसलिए 2n रह गया. अब 3n में से n कॉमन आ गया तो हमारा क्या रह गया, प्लस 3 रह गया है. ये हमारे उसके फैक्टराइज हो जाएंगे. ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो 3x स्क्र वाई माइनस 6xy स्क्र. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास, अब इसमें क्या है, देखिए कि जो 3x स्क्र वाई माइनस 6xy स्क्र में से देखो 3 और 6 का एचसीएफ 3 बना, 3 कॉमन आ गया. यहाँ पर देखिए x स्क्र है, यहाँ पे x है, तो x स्क्र को हम x मल्टीप्लाइंग x लिख सकते हैं. वहाँ पर x दे रखा है ओनली, तो इन दोनों में से एक x कॉमन आ गया, यानी कि x उनका एचसीएफ बन गया. ऐसे y यहाँ पर है फर्स्ट टर्म में है और y स्क्र दूसरी टर्म में दे रखा है, तो इनमें से y कॉमन आ जाएगा. सो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 3xy आ गया. तो इनटू में क्या रहा हमारे पास, x रह गया. देखिए क्योंकि 3 यहाँ से कॉमन आ चुका है, x भी कॉमन आ चुका है, एक y भी कॉमन आ चुका है, तो फर्स्ट टर्म 3x स्क्र y में से सिर्फ x बच गया हमारे पास, सो x लिख दिया हमने. अब माइनस 6xy स्क्र में से देखिए हमने 3 कॉमन ले लिया. 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होते हैं, 2 रह गया. एक x कॉमन आ गया, इसमें एक ही x था इसलिए अंदर x बचा नहीं.
यहाँ पर वाई स्केयर दिया हुआ था लेकिन एक वाई हमने कॉमन ले लिया तो अंदर एक वाई रह जाएगा। सो द आंसर विल बिकम 3xy इंटू एक्स माइनस 2y। अब ऐसे ही हमारा फोर्थ पार्ट देखिए 6ab माइनस 9bc में। तो 6 और 9 में एचसीएफ क्या रहा 3। अब वेरिएबल देखिए ए बी दे रखा है या बी सी दे रखा है, तो दोनों में बी सेम है, बी कॉमन आ जाएगा। बाकी अब क्या रह गया हमारे पास देखिए जो हमने ब्रैकेट में राइट करना है। 6ab में से 3 भी कॉमन आया, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 रह जाएगा इसलिए 2 आ गया। ए तो बी कॉमन आ चुका था, सिर्फ ए रह गया है। माइनस माइनस, अब देखो 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा, बी कॉमन आ चुका है इसलिए 6 रह गया है। क्लियर। सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फैक्टराइज करना सेम ऐसे ही 18a³ माइनस 27a² बी में से। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको जूम कर दिया। देखिए अब 18a³ माइनस 27a² बी में, अब देखिए 18 और 27 न्यूमेरिकल वैल्यू में से 9 कॉमन आ रहा है, बाकी a³ और a² बी रह गया। अब a³ और a² में से a² कॉमन आ गया। एचसीएफ का मतलब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हमें एक इन दोनों में की जो पावर सबसे कम होगी यानी कि वो हमें यूज़ करनी होती है, वो हमें लेनी होती है। जैसे a³ a² में से पावर a² है तो कम है a³ से, तो a² ले लिया। अभी दोनों में है ही नहीं, एक में b है तो b कॉमन नहीं आएगा। सो 9a² इंटू में क्या रहा 2a, क्योंकि 9 2 जा 18 हो गया। a³ था, a² बाहर आ चुका है इसलिए a रह गया। माइनस माइनस 9 3 जा 27 इसलिए 3 आ जाएगा। इसमें a² b है तो a² बाहर आ गया, ओनली b रह जाएगा। ठीक है। सो आंसर विल बिकम 9a² इंटू 2a माइनस 3b। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, 12a² b माइनस 9ab² प्लस 6ab दे रखा है। अब इसमें 3 टर्म है, अब तीनों टर्म में मेथड सेम रहेगा। 12 9 और 6 में से कॉमन देख लीजिए हमारा क्या आ रहा है कॉमन, ये देखिए 12a² b माइनस 9ab² प्लस 6ab में हमारा 12 9 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि एचसीएफ 3 आ रहा है, यहाँ हम कॉमन कहें कॉमन 3 आ रहा है। a² b ab² में से ab कॉमन आ गया है। अब बाकी देखो अंदर क्या रहा हमारा 4a, क्योंकि 3 से 4 को डिवाइड करेंगे 3 4 जो 12 आ जाएगा। a² था, एक a बाहर आ गया इसलिए a रह गया। b इसमें भी एक ही था, a² b में b एक ही है, यानी कि 12a² b में एक ही b है, और एक b हमने बाहर कॉमन ही ले लिया इसलिए b की टर्म नहीं रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट में देखो अब यहाँ पे 9ab² है, 3ab हमारा बाहर आया हुआ है। सो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएंगे, 3 रह गया। एक बी बाहर आ चुका है, यहाँ पे b² है तो एक बी अंदर रह जाएगा। ए भी हमारा बाहर आ चुका है इसलिए सिर्फ बी की टर्म रह गई है। ऐसे ही 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 आ गया। अब इसमें ए बी 6ab है और ए बी ही बाहर कॉमन आया हुआ है इसलिए अंदर की टर्म में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रह जाएगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन व्हेन ए बायनोमियल इज कॉमन, यानी कि बायनोमियल को कॉमन लेना है। बायनोमियल का मतलब ये होता है कि 2 टर्म कॉमन आएगी, मोनोमियल 1 टर्म, बायनोमियल 2 टर्म। कंसेप्ट सेम वैसे ही रहेगा। अब देखिए फैक्टराइजेशन 5a इंटू 2x माइनस 3y प्लस 2b इंटू 2x माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म दे रखी है, प्लस से पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म है, और इन दोनों टर्म में 2x माइनस 3y कॉमन आ रहा है देखिए दोनों में। तो जब आप कॉमन लोगे, ये देखिए ये मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है, 5a इंटू 2x माइनस 3y प्लस 2b इंटू 2x माइनस 3y। सो 2x माइनस 3y कॉमन दोनों में। अब जब आप कॉमन लोगे तो फर्स्ट टर्म में से 2x माइनस 3y कॉमन आया तो 5a रह गया, और जब 2x माइनस 3y सेकेंड टर्म में से कॉमन आएगा तो 2b रह जाएगा। ये देखो 5a प्लस 2b हमने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर दिया है। ठीक है। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए 8 इंटू 4x प्लस 5y² होल स्क्वायर है, माइनस 12 इंटू 4x प्लस 5y। अब देखिए, अब इन दोनों में से देखिए 4x प्लस 5y कॉमन आ रहा है। यहाँ पर पावर 2 है लेकिन यहाँ पे सेकंड टर्म में पावर 1 है और हमें लिस्ट पावर को यूज़ करना होता है कॉमन में, तो 4x प्लस 5y कॉमन आ जाएगा। ये देखिए ये तो इसमें से कॉमन आ गया जो हमारे बायनोमियल जो टर्म दे रखी थी। अब 8 और 12 में से भी 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन ले लीजिए। तो सो हमारा कॉमन क्या आ गया 4 इंटू 4x प्लस 5y। अब फर्स्ट टर्म में देखिए क्या बचा, देखो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे एक तो 8 दे रखा था, हमने इसमें से 4 कॉमन ले लिया, तो जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, एक तो 2 रह गया यहाँ, और एक इसकी पावर 2 दे रखी थी फर्स्ट टर्म में। देखिए 8 इंटू 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर दे रखा है, हमें कॉमन सिर्फ एक पावर ले लिया, हमने 4x प्लस 5y को हमने कॉमन ले लिया, एक पावर आ जाएगी, इसका मतलब अंदर 4x प्लस 5y रह जाएगा।
और सेकंड टर्म में देखो 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4x प्लस 5y हमारे कॉमन आ चुके हैं, इसलिए ओनली 3 रह जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जो ब्रैकेट वाली आई है 2 को 4 से 4x के मल्टीप्लाइंग 2 4 जा 8x 2 5y 2 की मल्टीप्लाइंग 5 5 से 2 5 जा 10y और -3 एज इट रह जाएगा। ध्यान रखना 2 को 3 से मल्टीप्लाइंग नहीं करना है क्योंकि 2 सिर्फ 4x प्लस 5y के ब्रैकेट के साथ था। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ these 3 examples, like you have to solve first 10 sums only. Remember that only first to 10 sums you have to solve of exercise 7a in fair notebook. Clear? मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज भेज दिए, आपने इसको सेव करके रखना है फ्यूचर्स के लिए, यानी कि आज सिर्फ आपने फर्स्ट टू 10 सम्स ही सोल्व करने हैं फेयर नोटबुक में। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।